नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक वीडस्टोन सेतु, वीडस्टोन ब्रिज। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु ये वैज्ञानिक के नाम पर है। वैज्ञानिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु एक विद्युत परिपथ है और उसका निर्माण किया था CF व्हीटस्टोन ने। ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। देखिए, 1842 में इन्होंने इस परिपथ का निर्माण किया, CF व्हीटस्टोन ने। देखिए, इस व्हीटस्टोन में एक विद्युत परिपथ है और उस विद्युत परिपथ में 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। 4 प्रतिरोधों का संयोजन किया गया था। इसके साथ में एक सेल, एक कुंजी, एक की बजाय 2 कुंजियां तथा एक धारा मापी जोड़ा गया। देखिए विद्यार्थियों, इस विद्युत परिपथ को भी समझना है। ये और बाकी की जो राशियां हैं, कौन कौन से अवयव हैं हमारे विद्युत परिपथ में जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। और इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु क्यों पड़ा, इसके साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इसका उपयोग क्या है, इस विद्युत परिपथ बनाने का उद्देश्य क्या है। देखिए विद्यार्थी, जो व्हीटस्टोन सेतु है उसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसका जो उपयोग है, उद्देश्य है, वो है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में। अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट करने में, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में। आपके पास में कोई अज्ञात प्रतिरोध है और उस अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु जो एक विद्युत परिपथ है उसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, क्या होगा, विद्युत परिपथ में 4 प्रतिरोध होते हैं जो किसी वर्ग की चारों भुजाओं पर, किसी वर्ग या आयत की चारों भुजाओं पर व्यवस्थित होते हैं। मैं यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु में जो परिपथ का प्रयोग होता है उस परिपथ का निर्माण कर रहा हूं। ये हमारे पास में एक प्रतिरोध है, ये हमारे पास में दूसरी भुजा पर लगा दूसरा प्रतिरोध है, ये हमारे पास में तीसरा प्रतिरोध है और ये हमारे पास में चौथा प्रतिरोध है। इस वाले बिंदु को हम नाम दे दें A, इस वाले बिंदु को नाम दे दें हम B, इस वाले बिंदु को नाम दे दें C और इस वाले बिंदु को हम नाम दे देते हैं D। यहां से A और C के बीच में हम एक विद्युत सेल संयोजित करेंगे, एक कुंजी संयोजित करेंगे और इन दोनों को हम C से कनेक्ट कर देंगे। A और C के बीच में हमने एक बैटरी और एक कुंजी K1 को संयोजित कर दिया है। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल V कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, ये जो प्रतिरोध है इनका भी हम नामांकरण कर देते हैं। ये P है, ये Q है। इस प्रतिरोध का नाम दे देते हैं हम R, इस प्रतिरोध का हमने नाम दे दिया S। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, हम एक धारा मापी संयोजित करेंगे। धारा मापी को हम G से पुट करते हैं। ये हमने धारा मापी दिखाया यहां पर हमने एक अन्य कुंजी जोड़ दी। इस कुंजी का नाम दे दिया हमने K2। एक बार इस विद्युत परिपथ को समझेंगे विद्यार्थियों। इस विद्युत परिपथ में 4 से 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। 4 तो प्रतिरोध लगे हैं जिनको हमने नाम यहां पर दिया है P, Q, R और S। 2 कुंजियां। कुंजी का कार्य है कि धारा को जाने से रोकने के लिए कुंजी का प्रयोग करते हैं। धारा प्रवाहित की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये स्विच होता है। तो डॉट जब लगी है इसका मतलब इसमें से धारा जा रही है, डॉट हटा लेंगे इसका मतलब इसमें से अब धारा नहीं जा पाएगी। देखिए, धारा मापी एक ऐसा विद्युत उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम धारा का मान तथा दिशा ज्ञात करते हैं। दिशा
भी पता लगाई जा सकती है, साथ में धारा का संसूचन भी किया जा सकता है। तो एक ऐसा उपकरण जो धारा का मान व दिशा दोनों ज्ञात कर दें, धारा मापी होता है, उसको हमने बिंदु बी और सी, संधि बी और डी के बीच में संयोजित किया है। देखिए विद्यार्थी, जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि जो एस वाला प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पी का हमें मान पता है, क्यू का पता है, आर का पता है, तब विद्यार्थियों हम एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सर्वप्रथम विद्युत परिपथ को समझना है और हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास में 4 प्रतिरोध है P, Q, R, S, जिनको हमने किसी वर्ग की भुजाओं A, B, B, C, C, D और D, A पर संयोजित किया है। A और C के मध्य हमने एक बैटरी, एक कुंजी को संयोजित किया है तथा B और D के बीच में हमने एक धारा मापी तथा एक अन्य कुंजी K2 को संयोजित किया है। अब विद्यार्थियों, हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है। उससे पहले हम 2 विधियों से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अज्ञात प्रतिरोध से पहले की जो स्थितियां बनेगी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। विद्यार्थी, यहां से जो धारा बहेगी उस धारा को हम कंसीडर कर लें कि यहां से बहने वाली धारा I है। यहां पर जाते ही उसके पास में 2 ऑप्शन मिल गए हैं, इसको हमने नाम दे दिया, यहां से बहने वाली धारा I2 और यहां से बहने वाली धारा है यहां से बहने वाली जो धारा है उसको हम I1 नाम देंगे, यहां से बहने वाली जो धारा है उसको हम I2 नाम देंगे। जो I है वो 2 टुकड़ों में टूट गई, I1 तथा I2 में। यहां से जो I1 है इस पर इसके पास में फिर से 2 ऑप्शन आ गए, ये यहां से होती हुई जाए, यहां से होती हुई भी जाए। इस वाली धारा को हम नाम दे देते हैं I3 और यहां से जो धारा मापी से बहने वाली 2 धारा है उसको हम नाम दे देते हैं IG। देखिए यहां से धारा IG इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, यहां पर इस वाली धारा को मैंने नाम दे दिया I4। यहां पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो I3 है उसकी वैल्यू I1 में से जब IG घट गया तो वो I3 बच गया, कि I1 इधर से आ रही थी, उसमें से उसका IG हिस्सा इधर चला गया, तो इधर कितनी बची, I आ रही थी, IG उधर चली गई तो I1 आ रही थी, IG इधर चली गई तो I1 माइनस IG इधर जाएगी। यहां पर आप देखेंगे इस संधि के ऊपर I2 इधर से आ रही है, IG इधर से आ रही है और इधर जाने वाली जो धारा है वो I2 प्लस में IG के इक्वल होगी। तो जो I3 और I4 की जो वैल्यू है हमारे पास में है I1 माइनस IG, I2 प्लस IG। देखिए धारा मापी से बहने वाली धारा को हमने IG कहा है और इसके प्रतिरोध को आप RG ले सकते हैं। धारा मापी के प्रतिरोध को हम कितना ले लें, RG ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, हम यहां पर कुछ स्थितियों की बात करेंगे कि ये जो धारा IG है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। जब बिंदु B का विभव ज्यादा होगा तो उच्च विभव से निम्न विभव D की ओर धारा प्रवाहित होगी, और ऐसा भी हो सकता है इसका विभव कम, इसका विभव ज्यादा, तो उस कंडीशन में जो धारा I2 उसका कुछ हिस्सा इसमें से जाएगा, तो धारा ऊपर से नीचे भी आ सकती है, नीचे से ऊपर भी आ सकती है। और एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जब बिंदु B और बिंदु D का विभव सेम हो। विभव सेम है तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो शून्य, क्योंकि विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर होता है, तो विभव सेम तो विभवांतर शून्य, और विभवांतर जब शून्य होगा तो इस वाली भुजा में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखिए हम यहां पर 3 कंडीशन देखेंगे और उन तीनों कंडीशंस में पहली जो कंडीशन है वो है, जब पहली कंडीशन है विद्यार्थियों कि जो बिंदु B का विभव है, बिंदु B का जो विभव है वो बड़ा है बिंदु D के विभव से। बिंदु B का विभव बिंदु D के विभव से बड़ा है, इसका वोल्टेज ज्यादा, इसका वोल्टेज कम, तो धारा इधर से इधर की ओर आएगी, क्योंकि धारा का प्रवाह सदैव विद्यार्थियों उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ब्रह्मांड में होने वाले सभी भौतिक प्रक्रम सदैव उच्च तल से निम्न तल की ओर गति करते हैं। धारा का प्रवाह भी उसी प्रकार से ही होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा।
वायु का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, पानी का प्रवाह भी उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। ब्रह्मांड में सभी भौतिक प्रक्रम सदैव उच्च तल से निम्न तल की ओर अग्रसर होते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो बिंदु B है उसका विभव ज्यादा है बिंदु D के विभव से, तो यहां से जो धारा है वो इधर आएगी, धारा का प्रवाह बिंदु B से D की ओर होगी। तो देखिए जब VB ग्रेटर देन VD, VB का मतलब है बिंदु B का विभव, VD का मतलब है बिंदु D का विभव, तो बिंदु B से D की ओर धारा बहेगी, बिंदु B से D की ओर, बिंदु B से D की ओर धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। जो IG है वो B से D की ओर उसकी डायरेक्शन होगी। फिर धारामापी है वो एक तरफ विक्षेप करेगा, धारामापी में विक्षेप आएगा। देखिए विद्यार्थी धारामापी में विक्षेप आएगा और विक्षेप किसी एक दिशा में आएगा, विक्षेप प्राप्त होगा। धारामापी के अंदर क्या होता है कि इस तरीके की घड़ी लगी होती है और यहां पर एक संकेतक लगा होगा बीचों बीच यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको 0 और इसके दोनों रीडिंग्स लिखी होती है। यहां पर 10 खाने, 20 खाने, 30 खाने लिखा होगा, इधर भी 10 खाने, 20 खाने और 30 खाने लिखे हुए होते हैं। यहां पर बीच में बहुत छोटी छोटी लाइनें जो कि पाठ्यांक को बताने के लिए यूज में आती है। ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर ये सुई घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। जब इसमें से विद्युत धारा नहीं बहती तो ये शून्य पर अवस्थित होती है, इसको हम अविक्षेप स्थिति कहते हैं। धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति अविक्षेप की स्थिति कहलाती है। जब एक तरफ से धारा बहती, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, इन दोनों टर्मिनल से हम इस धारामापी को संयोजित कर देते। एक तरफ से जब धारा बहेगी तो एक तरफ विक्षेप आएगा, दूसरी तरफ से यदि धारा की दिशा चेंज हो गई तो जो विक्षेप है उसकी दिशा भी चेंज हो जाती है। अब हम इसमें दूसरी कंडीशन देखेंगे विद्यार्थियों कि जब अब हमारे पास में VD ग्रेटर देन VB, पहले से हमने अपोजिट ले लिया है। अब की बार बिंदु D का विभव है बिंदु B के विभव से ज्यादा है, तो जो धारा है वो D से B की ओर, क्योंकि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जानी है, धारा D से B की ओर प्रवाहित होगी। और धारामापी में पहले तो ऊपर से नीचे आ रही थी तो कंसिडर कर लें इधर विक्षेप आ रहा था, अब नीचे से ऊपर जा रही है तो धारामापी में विक्षेप की दिशा भी अपोजिट हो जाएगी, बदल जाएगी। तो देखिए इस स्थिति में बिंदु D से B की ओर, बिंदु D से B की ओर धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तथा धारामापी में जो विक्षेप है वो विपरीत दिशा में होगा। धारामापी में पहले वाली से विपरीत, धारा में विपरीत दिशा में विक्षेप आएगा, विक्षेप आएगा। विद्यार्थी ये वाली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, इस स्थिति में धारा इधर से इधर की ओर, धारामापी में जो विक्षेप आएगा पहले यदि इधर आ रहा था तो अब की बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेप प्राप्त होगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है विद्यार्थियों, जब VB इक्वल टू VD, जब VB और VD इक्वल हो, तीसरी वाली कंडीशन, इसका विभव और इसका विभव सेम हो, तब धारामापी में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, न धारा ऊपर जाएगी न ही नीचे आएगी, क्योंकि दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर शून्य हो जाएगा। विभव समान, विभवांतर जीरो है, तब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, आवेशों का प्रवाह नहीं होगा। जब आवेश प्रवाहित ही नहीं होंगे तो धारामापी में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारामापी में विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत धारा प्रवाहित
नहीं होगी, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तथा धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। धारामापी में शून्य विक्षेप कह सकते हैं या अविक्षेप भी बोला जा सकता है। अविक्षेप का मतलब है कि जो सुई है शून्य पर थी और शून्य पर ही है, उसमें कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा, शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। विद्यार्थी, इस स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। जब दोनों बिंदुओं का विभवांतर 0 है, दोनों बिंदुओं के मध्य का विभव, यदि विभव सेम है, विभवांतर 0 है, इस स्थिति को व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति कहा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, इस स्थिति में धारामापी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहां पर हम समझ लेंगे विद्यार्थियों कि यहां से जो धारा I1 जा रही है वो सारी की सारी इधर चली जाएगी, इसमें से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और यहां से जाने वाली जो धारा है वो सारी की सारी इधर चली जाएगी, इसमें से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। शून्य विक्षेप की स्थिति में विद्यार्थियों एक बार फिर से ध्यान देंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति में इसमें से I1 धारा जाएगी, इसमें से भी I1 धारा ही जाएगी, और इसमें से जो धारा I2 जा रही है तो इसमें से भी I2 ही जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि शून्य इस स्थिति में Ig की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। Ig की जो वैल्यू होगी विद्यार्थियों 0, Ig 0 होते ही I3 की वैल्यू I1 के बराबर और I4 की वैल्यू I2 के बराबर आ जाएगी। तो विद्यार्थियों I3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में I1 के इक्वल तथा I4 की जो वैल्यू है वो I2 के इक्वल ही प्राप्त होती है। हम यहां पर अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आपको समझाएंगे। उसके लिए देखिए विद्यार्थियों, यहां पर मैं 2 कंडीशन लूंगा, उसमें से पहली कंडीशन यहां पर विद्यार्थियों, इस कंडीशन में VB बराबर है VD के, VB और VD दोनों बराबर हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इन दोनों ही, यहां से मैं बिंदु 1 के विभव को इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, दोनों ओर VA जोड़ दें, या इसको मैं पहले, देखिए विद्यार्थियों ध्यान देंगे आप, मैं इसको लिख दूं माइनस में VB, तो बराबर के दूसरी तरफ में भी मैंने लिख दिया माइनस में VD, दोनों को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों में ही VA जोड़ दिया, दोनों को माइनस से गुणा करके दोनों तरफ VA जोड़ दिया, कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां पर ये वाली जो वैल्यू है वो है बिंदु A का विभव, बिंदु B का विभव, और ये आ गया A और B के विभव का अंतर, जिसको हम विभवांतर कहते हैं। इस बिंदु का विभव ज्यादा, इस बिंदु का विभव कम, इसलिए धारा इधर से इधर की ओर जा रही है। और जो विभवांतर आएगा विद्यार्थियों क्या आएगा, देखिए विभवांतर धारा इंटू प्रतिरोध, तो धारा तो I1, प्रतिरोध है P, तो मैं VA माइनस VB को I1P पुट कर रहा हूं। एक बार इसको समझ लेंगे कैसे आया। ये बिंदु A और B के मध्य का विभवांतर है, विभव में अंतर, और विभवांतर V बराबर होता है I इंटू R, ओम के नियम से होता है I इंटू R, V बराबर क्या होता है IR। तो यहां पर I तो है I1 और प्रतिरोध है P, R के स्थान पर सभी जगह प्रतिरोधों को हम R से नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर जो प्रतिरोध है वो भिन्न भिन्न हमने प्रतिरोध लिए हैं, इसलिए इसको प्रतिरोध को हमने P से पुट कर रखा है, ये प्रतिरोध ही है। तो यहां पर धारा I1 और प्रतिरोध है P। A और D के लिए क्या आ जाएगा, A ये बिंदु, D ये बिंदु, यहां से बहने वाली धारा I2 और प्रतिरोध है R, तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा I2 इंटू R। यहां से देखिए विद्यार्थियों I1 अपॉन I2 की वैल्यू आ गई आपके पास में R अपॉन में P, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। देखिए विद्यार्थियों यहां से ही आप एक और संबंध निकालेंगे I1 अपॉन I2 का,
VB बराबर है। विद्यार्थियों अब हम देखेंगे कि जो बिंदु B और D के बीच का जो विभवांतर है वो सेम है, VB बराबर है VD। दूसरी इसी स्थिति को हम दोबारा काम में लेंगे, I1/I2 की वैल्यू फिर से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने दोनों तरफ से VC को घटा दिया है, -VC, इधर भी -VC, तो VB और VC, ये बिंदु हो गया B, ये हो गया C, VB -VC, इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, इसमें से बहने वाली धारा इनटू इसका प्रतिरोध, तो इसमें से बहने वाली जो धारा है वो इस संतुलन की स्थिति में I3 की वैल्यू I1 के इक्वल, तो I1 क्यों आ जाएगा, यहाँ पर ये हमने इसको पुट कर दिया I1 क्यू VD -VC, तो D और C के बीच का विभवांतर VD -VC, तो यहां से बहने वाली जो धारा है वो I2 ही रहेगी क्योंकि IG की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसमें से बहने वाली धारा I2, प्रतिरोध है S, तो I2 इंटू S आ गया। यहां से हम I1/I2 इधर इसका भाग लगा दिया, तो भाग लगाते ही हमारे पास में इस Q से इसको डिवाइड कर देंगे, I1/I2 इक्वल टू आ गया S/Q, इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, I1/I2 के बराबर है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, तो R/P, यहाँ पर R/P है तो हमने R/P पुट कर दिया, इधर S/Q, तो इधर S/Q हमने पुट कर दिया। S की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो S बराबर आ गया आपके पास में, इस Q को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो Q इंटू R/P, और इसी फॉर्मूले की सहायता से जो प्रतिरोध S है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इस धारामापी को बैटरी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मतलब इंटरचेंज कर दिया जाए, तो क्या संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो विद्यार्थी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस कंडीशन में यदि यहां से इन दोनों के बीच में यदि हम धारामापी संयोजित कर दें तो विद्यार्थी क्या होगा, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, फिर इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। हालांकि बात हो जाएगी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर, मतलब कि R/S बराबर हो जाएगा P/Q के। यहां पर भी तो यही है कि इधर P/Q, इधर ये P चला गया, इधर ये आ गया, तो P/Q बराबर आ गया R/S, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लगातार दो भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, या आप ये भी कह सकते हैं इन दोनों को भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ये हमारे पास में है था व्हीटस्टोन और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में हम अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किरचॉफ के नियम की सहायता से इसी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला। दोस्तों अब हम किरचॉफ के नियम की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए, हम इस डायग्राम में ही किरचॉफ के नियम को अप्लाई करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बंद परिपथ ए बी डी और ए में किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे। किरचॉफ का नियम अप्लाई करते समय हमारे को यह ध्यान रखना है कि धारा की दिशा में विभव पतन धनात्मक, धारा की विपरीत दिशा में विभव पतन को ऋणात्मक लेकर चलना है, और कुल विभव पतनों का योग आरोपित विभवांतर के बराबर करना है। यदि विभव पतन कोई वोल्टेज नहीं लगा हुआ तो उसको शून्य के इक्वल करना है। तो इस बंद लूप में हम ए से बी पर जा रहे हैं, तो बीच में प्रतिरोध आ गया P, इसमें से बहने वाली धारा आ गई I1, तो I1 P हमने लिखा है। फिर B से हम जाएंगे D पर, तो सिर्फ एक प्रतिरोध है जो कि धारा मापी का प्रतिरोध है, और वो है RG, इसमें से बहने वाली धारा IG, तो प्लस में आएगा IG इंटू RG, क्योंकि हम धारा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम चलेंगे D से A की ओर, बंद लूप में पूरा चक्कर लगाएंगे हम, जहां से स्टार्ट हुए वहीं तक चलने वाले हैं। हम A से B पर पहुंच गए, B से हम D पर पहुंच गए, अब D से हम A की ओर बढ़ रहे हैं। D से जब A पर जाएंगे तो धारा इधर जा रही है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका जो विभव पतन है वो हम लेंगे ऋणात्मक। हमने नेगेटिव साइन यहां पर छाप दिया है। अब इधर से हम इधर जा रहे हैं, धारा इधर से इधर जा रही है I2, प्रतिरोध है R, तो I2 इंटू R को हमने लिख दिया है माइनस साइन के साथ में, और कोई वोल्टेज इस सर्किट में नहीं लगा हुआ है, तो इक्वल टू हमने 0 कर दिया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
अब हमें दूसरा बंद लूप लेंगे बी सी डी बी, ये वाला बंद लूप अब हम ले रहे हैं और इस बंद लूप के अंदर हम किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, बी से हम सी पर जा रहे हैं तो प्रतिरोध तो है Q, प्रतिरोध Q, और इसमें से बहने वाली जो धारा है वो है I1 माइनस जी। ये हमने पहले ही बता दिया कि इधर से I1 आ रही थी, IG इधर चली गई तो इधर बच गई I1 माइनस जी, तो Q इंटू में आ गया I1 माइनस IG। देखिए विद्यार्थी, फिर हम C से D पर जाएंगे। C से जब D पर जाएंगे तो देखिए विद्यार्थियों, S प्रतिरोध तो है S और धारा है I2 प्लस IG। हम इधर से इधर जा रहे हैं, धारा इधर से इधर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं धारा से, तो ये वाला जो विभव पतन है वो नेगेटिव में लिखा जाएगा, ये माइनस में, और प्रतिरोध तो है S, उसमें से धारा बह रही है I2 प्लस IG। ये हमने पुट कर दिया। अब हम D से B पर चलेंगे तो D से D की ओर जाएंगे तो धारा B से D की ओर आ रही है, हम D से B की ओर जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमने एक नेगेटिव साइन दिखा दिया। यहां से बहने वाली जो धारा है वो IG, प्रतिरोध है RG, और इन सब का जो टोटल है वो हमने इक्वल कर दिया 0 के। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। देखिए विद्यार्थी, जो व्हीटस्टोन सेतु है उसकी संतुलन की स्थिति की यदि हम बात करें तो संतुलन की स्थिति में जो VB है वो VD के बराबर होता है। उस स्थिति में जो IG की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जब IG की वैल्यू 0 होगी तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, यहां से ये वाली वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी, तो I1P इक्वल माइनस में आ गया I2 इंटू R इक्वल टू 0 आ गया। इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो I1P इक्वल टू आ गया I2 R। यहां से I1 अपॉन I2 बराबर आ गया R अपॉन P, ये इधर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो R अपॉन P आ गया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और समीकरण 2 में, जो समीकरण 2 है, ये हमारे पास में एक रिजल्ट आ गया I1 बट्टे में I2 का, एक रिजल्ट और निकालेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 के अंदर भी हम संतुलन वाली स्थिति पुट कर देंगे, IG की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। यदि यहां पर IG की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो I1 इंटू Q, क्योंकि ये तो हो गया 0, तो I1 इंटू Q बच गया, तो I1 इंटू Q माइनस में I2 इंटू S, क्योंकि ये वाली वैल्यू हो गई 0, तो माइनस में I2 इंटू S यहां पर रह गया, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, इक्वल टू में 0 पढ़ाई है। यहां से इस वाली वैल्यू को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। यहां से I1 अपॉन में I2 फाइंड आउट करेंगे तो S अपॉन में Q आ गया। इसको हमने दे इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को आप गौर करके देखिए, दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, I1 अपॉन में I2 की इक्वल है, तो जो राइट हैंड साइड है वो बराबर हो जाएगी। R अपॉन में P बराबर हो गया S अपॉन में Q के, और जब S ये वाली स्थिति है तो हम अज्ञात प्रतिरोध S की वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए विद्यार्थी, यहां पर संतुलन की स्थिति में कुछ चीजें आपको समझनी है। संतुलन की स्थिति में इस वाले हिस्से से समान धारा बहेगी, इस वाले हिस्से से समान धारा बहेगी, धारा मापी से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और संतुलन की स्थिति के अंदर इस P को मैं इधर लिख दूं तो संतुलन की स्थिति के लिए ये हमारे पास में व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति का रिलेशन है, संबंध है, P बाई Q बराबर होता है R बाई S के। P बट्टा Q बराबर होगा R बाई S के। ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति की कंडीशन है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और विद्यार्थियों, हमने ये आपको पहले ही बता दिया है कि इसको और इसको यदि इंटरचेंज कर दें तो संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम मीटर सेतु का अध्ययन करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा वो मीटर सेतु पर ही डिपेंड होगा। धन्यवाद दोस्तों।